बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 9 है। आज हम आपके लिए जो किताब ला रहे हैं वो है नाकाबिले तस्सीर मुजरिम, आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0332495373 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 249 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट 9 सफ़ा नंबर 177 से। हेलीकॉप्टर खासी तेज रफ्तारी से फिजा में उड़ा चला जा रहा था। पायलट की सीट के साथ मेजर रॉनसन बैठा हुआ था, जबकि उसके पीछे इमरान और जोसेफ को बिठाया गया था। इन दोनों के पीछे रॉजर मौजूद था। मेजर रॉनसन ने अपना रुख पीछे की तरफ कर रखा था और उसके हाथ में रिवॉल्वर था, जबकि रॉजर उन दोनों के पीछे रिवॉल्वर लिए बड़े ही चुकन्ने अंदाज में बैठा हुआ था। हेलीकॉप्टर जंगी किस्म का था क्योंकि उसकी साइडों का बेशतर हिस्सा खुला हुआ था। तिल अबीब अभी कितनी दूर है? इमरान ने सामने बैठे हुए मेजर से मुखातिब होकर कहा। खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा, मेजर ने गुस्से से उबले हुए लहजे में कहा। भाई आखिर इतना गुस्सा किस बात पर दिखा रहे हो? मैंने कौन से तुम्हारी जोरो अगवा कर ली है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ तुम खामोश रहो, मैं कहता हूँ खामोश रहो, मेजर ने दांत पीसते हुए कहा। उसका बस न चल रहा था कि वो इमरान को वहीं ढेर कर दे। जोसेफ तैयार हो जाओ, मैं सामने बैठे हुए मेजर को उठाकर नीचे फेंकूंगा और तुम पीछे बैठे हुए रॉजर को। इमरान ने संजीदा लहजे में करीब बैठे हुए जोसेफ से उर्दू में मुखातिब होकर कहा। शट अप, ये तुम दोनों कौन सी जुबान में बातें कर रहे हो? पीछे बैठे रॉजर ने अचानक रिवॉल्वर की नाल इमरान की पुश्त में घुसेड़ते हुए कहा। तुम खुद शट अप। अचानक जोसेफ गुस्से से दहाड़ता हुआ पलटा और वो सीट से उठकर खड़ा हो गया और उसका रुख पीछे की तरफ था। बैठ जाओ, मैं कहता हूँ बैठ जाओ, मेजर रॉनसन ने दहाड़ते हुए कहा और वो इस्तरारी तौर पर सीट पर से खड़ा हो गया। और फिर इमरान ने बिजली की तेजी से हरकत की और उसने उछलकर पूरी कुव्वत से मेजर की पसली में टक्कर मार दी। मेजर चूंकि पहले ही सीट पर खड़ा था, इसलिए अचानक लगने वाले शदीद धक्के से न संभल सका और वो उछलकर हेलीकॉप्टर की खुली खिड़की से बाहर फिजा में जा गिरा। उसी लम्हे जोसेफ ने पीछे बैठे हुए रॉजर पर छलांग लगा दी। रॉजर ने बड़ी फुर्ती से गोली चलाने की कोशिश की, मगर जोसेफ तोप से निकले हुए गोले की तरह उससे जा टकराया और रॉजर को रगीदता हुआ नीचे जा गिरा। हेलीकॉप्टर बुरी तरह डामाडोल हो गया। इमरान मेजर को नीचे उछालकर हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ मुड़ा, जो मुंह उठाकर अभी तक सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने दोनों हाथ सर के ऊपर से मोड़कर आगे किए और बंधे हुए हाथों समेत पायलट की गर्दन को जकड़ लिया। खबरदार, खामोशी से हेलीकॉप्टर चलाओ वरना यही गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान ने फुंकारते हुए लहजे में कहा। उधर जोसेफ रॉजर को नीचे फेंककर फुर्ती से उठा और फिर उसने दोनों हाथ सर के ऊपर से घुमाते हुए उसने भी सामने किए और फिर उसका दो हथड़ पूरी तेजी से उठते हुए राजर के सर पर पूरी कुव्वत से पड़ा। राजर के हलक से चीख निकल गई और वो फर्श पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। जोसेफ ने पूरी ताकत से उसकी पसली पर लात मार दी और राजर उछलकर साइड के सुराख से होता हुआ नीचे जा गिरा। राजर ने इस्तरारी तौर पर हेलीकॉप्टर की बॉडी को पकड़ने की कोशिश की, मगर हेलीकॉप्टर उसके हाथ में न आया और फिर फिजा में दूर तक उसकी तवील चीख डूबती चली गई। जोसेफ रिवॉल्वर उठा के ले आओ, इमरान ने मुड़कर जोसेफ से कहा और जोसेफ एक तरफ पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा। देखो, अगर तुमने शरारत ना करने का वादा किया तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना याद रखो मैंने 25 साल पायलट का काम किया है। इमरान ने पायलट की गर्दन को झटका देते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ। पायलट की भिंची भिंची आवाज सुनाई दी। ओके, हेलीकॉप्टर को और ऊपर ले जाओ, इमरान ने कहा और फिर उसने दोनों बाजू ऊपर उठा लिए। जोसेफ, हथकड़ी के जोड़ पर रिवॉल्वर की नाल रखकर ट्रिगर दबा दो, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और फिर उसने अपने हाथ एक तरफ कर दिए। जोसेफ ने दोनों हाथों में रिवॉल्वर थामकर उसकी नाल हथकड़ी के जोड़ पर रख दी और फिर ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ और हथकड़ी टूटती चली गई। इमरान ने एक झटके से अपने बाजू आजाद करा लिए और फिर इमरान ने जोसेफ के हाथ से रिवॉल्वर ले लिया और दूसरे ही लम्हे एक और धमाका हुआ और जोसेफ के हाथ भी आजाद हो गए। सीट से उठकर पीछे आ जाओ, इमरान ने रिवॉल्वर की नाल पायलट की कनपटी से लगाते हुए कहा और पायलट खड़ा हो गया। इमरान ने एक हाथ से स्टीयरिंग रॉड को पकड़ लिया और फिर जैसे ही पायलट पीछे हटा, इमरान ने फुर्ती से रिवॉल्वर जोसेफ की तरफ बढ़ा दिया और खुद पायलट सीट पर बैठ गया। साथ वाली सीट पर बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने मुड़कर पायलट से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम रॉजर है।
पायलट ने साथ वाली सीट पर बैठते हुए कहा, और जोसेफ रॉजर के पीछे रिवॉल्वर संभाले हुए बड़े ही चुकन्ना अंदाज में खड़ा था। तिल अबीब कितने फासले पर है और तुमने कहाँ उतरना था? इमरान ने पूछा। सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, और हमने तिल अबीब के फौजी हवाई अड्डे पर उतरना था, पायलट ने जवाब दिया। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर उसने हेलीकॉप्टर की रफ्तार बढ़ा दी। 10 मिनट के बाद इमरान ने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हेलीकॉप्टर नीचे आता गया। अभी तिल अबीब 20 किलोमीटर दूर है, पायलट ने नीचे देखते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैं तिल अबीब के फजाई रडार पर जाहिर नहीं होना चाहता, इमरान ने कहा, और फिर वो हेलीकॉप्टर को लेकर नीचे आता गया। उसकी बाईं तरफ हाईवे थी, जबकि दाईं तरफ दूर तक खेत फैले हुए थे। अभी सूरज पूरी तरह तलू ना हुआ था और हर तरफ मलजगी सा अंधेरा छाया हुआ था। इमरान ने हेलीकॉप्टर एक खेत के दरमियान में उतार दिया। नीचे उतरो, इमरान ने हेलीकॉप्टर को बंद करते हुए कहा, और फिर खुद भी छलांग लगाकर नीचे उतर आया। पायलट भी नीचे उतर आया। उसके पीछे जोसेफ भी रिवॉल्वर संभाले नीचे उतर आया। उसी लम्हे इमरान का हाथ बिजली की तेजी से हरकत में आया और पायलट की कनपट्टी पर एक पटाखा सा छूटा और पायलट किसी कटे हुए शहतीर की तरह नीचे वहीं पर ढेर हो गया। इमरान ने जोसेफ के हाथ से रिवॉल्वर संभाला और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दोनों तेजी से भागते हुए हाईवे की तरफ बढ़ गए और फिर वहां हाईवे पर पहुंचते ही उन्हें दूर से एक मुसाफिर बस अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। इमरान ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और फिर बस उनके करीब आकर रुक गई। इमरान और जोसेफ फुर्ती से बस में सवार हो गए और बस उन्हें लेकर आगे बढ़ गई। नया पैराग्राफ। अरे ये क्या हुआ? ये कार इधर क्यों मुड़ गई? पुलिस कार में बैठे हुए सार्जेंट ने चौंक कर बैक मिरर में देखते हुए कहा। उसी लम्हे सफ्तर वगैरह की कार के पीछे आने वाली दोनों पुलिस कारें भी तेजी से इनके करीब आकर रुक गईं। मोड़ो, जल्दी मोड़ो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सार्जेंट ने चीख कर ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने तेजी से कार मोड़ दी। पीछे आने वाली कारें भी तेजी से उनके पीछे मुड़ी और फिर वो उस सड़क की तरफ मुड़ गए जहां सफ्तर वगैरह की कार मुड़ी थी। रोको रोको, कार इस गली में मौजूद है, सार्जेंट ने चीख कर कहा और ड्राइवर ने घबरा कर फुल ब्रेक लगा दी और पीछे आने वाली गाड़ियों के टायर भी चीखते हुए उनके करीब रुक गए। सार्जेंट कार रुकते ही उछल कर नीचे उतरा और फिर रिवॉल्वर संभालते हुए तेजी से उस गली में दौड़ता चला गया जहां पुलिस कार मौजूद थी। कारों में मौजूद दूसरे सिपाही भी उतरकर उनके पीछे दौड़ते चले गए और दूसरे ही लम्हे उनकी आंखें हैरत से फट गईं क्योंकि मुजरिम गायब थे और कार में सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थी। ये कैसे हो गया? मुजरिमों को तो हथकड़ियां लगी हुई थी, सार्जेंट ने भराए हुए लहजे में कहा। साहब, मुजरिम इंतहाई खतरनाक है, न जाने किस तरह उन्होंने ये चक्कर चला दिया जो बज़ाहिर नामुमकिन है, मगर अब क्या किया जाए, एक और सिपाही ने कहा। पूरे शहर की हमें नाकाबंदी कर देनी चाहिए, मुजरिम दूर नहीं जा सकते, सार्जेंट ने जैसे होश में आते हुए कहा और फिर वो वापस अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसने वायरलेस ऑन किया। हेलो हेलो, सार्जेंट बॉथम स्पीकिंग। यस, ऑपरेशन सिटी इंचार्ज स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। 3 खतरनाक मुजरम हमारी हिरासत से फरार हो गए हैं, उनमें एक औरत और 2 मर्द हैं। हम इस वक्त 23वीं शाहरा पर मौजूद हैं। मुजरम अभी अभी फरार हुए हैं, शहर की मुकम्मल नाकाबंदी कर दें, सार्जेंट बोथम ने चीखते हुए कहा। ओह, क्या ये वही मुजरिम है जो GP5 के हेडक्वार्टर लिए जा रहे थे? दूसरे से घबराए हुए लहजे में पूछा गया। हाँ, ये वही मुजरिम है, इंतहाई खतरनाक, इन्होंने 5 सिपाही हलाक कर दिए हैं, सार्जेंट बोथम ने चीख कर जवाब देते हुए कहा। ओह, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। सार्जेंट बोथम ने तेजी से कर्नल डेविड का राब्ता नंबर मिलाया। हेलो, कर्नल डेविड स्पीकिंग। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की आवाज सुनाई दी। सार्जेंट बोथम स्पीकिंग सर, सार्जेंट बोथम ने कदरे मोदबाना लहजे में कहा। ओ सार्जेंट, तुम मुजरिमों को लेकर अभी तक हेडक्वार्टर क्यों नहीं पहुंचे? कर्नल डेविड ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। जनाब, मुजरिम फरार हो गए हैं, उन्होंने एक पुलिस कार के 5 सिपाहियों को हलाक कर दिया है और 23वें शहरा पर उतरकर गायब हो गए हैं, सार्जेंट बोथम ने लरसते हुए लहजे में जवाब दिया। क्या कहा? मुजरिम फरार हो गए हैं? क्या तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? कर्नल डेविड ने हलक के बल धाड़ते हुए कहा। जनाब, हम उनके हाथों में हथकड़ियां डाल रखी थी। मुजरिमों की कारों से आगे मेरी कार थी और उनके पीछे भी 2 पुलिस कारें थी। तिल अबीब से 50 किलोमीटर दूर हमने गाड़ियां रोककर खुद इन्हें चेक किया था, वो गाड़ियों में मौजूद थे। फिर हम चल पड़े। 23वीं शहरा के करीब अचानक मुजरिमों वाली कार शाहरा की तरफ मुड़ गई और हमने उनकी इस तरह रूट बदलने पर हैरान रह गए। बहरहाल हम उनके पीछे गए तो शहरा की चौथी गली में कार मौजूद थी, मगर कार में मौजूद 5 सिपाही हलाक हो चुके थे। मुजरिमों की हथकड़ियां वहां टूटी हुई पड़ी थी और मुजरिम गायब थे, सार्जेंट बोथम ने तफसीलात बताते हुए कहा।
नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। 5 मुसल्लह सिपाहियों को हलाक कर देना, कार पर कब्जा कर लेना, हथकड़ियां तोड़ देना और गायब हो जाना, ये कैसे हो सकता है? कर्नल डेविड की आवाज यूं महसूस हो रही थी जैसे वो नींद के आलम में बोल रहा हो। इसी बात पर हम हैरान हैं। ऑपरेशन इंचार्ज को मैंने मतला किया है, वो शहर की नाकाबंदी कर रहे हैं, सार्जेंट बोटम ने कहा। तो ये मुजरिम हमारी तवक्का से कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अच्छा, तुम वहीं फैल जाओ और हर आदमी की निगरानी करो, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ। अगर हमें एक एक मकान की तलाशी लेनी पड़े तो हम लेंगे, कर्नल डेविड ने जवाब दिया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। सार्जेंट ने माइक रखा ही था कि पुलिस की गाड़ियां सारन बजाती हुई वहां पहुंच गई। अब तो जैसे पुलिस और GP5 की गाड़ियों का तांता बन गया। 23वीं शहरा और उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाकों का मुहासरा कर लिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और GP5 के आदमी फैलते चले गए। और फिर चंद लम्हों के बाद सुरह रंग की कार में कर्नल डेविड भी वहां पहुंच गया। GP5 के 3 सेकंड चीफ भी उनके हमरा थे। मुजरिमों का पता चला? कर्नल डेविड ने सार्जेंट बोथम से मुखातिब होकर कहा। नहीं जनाब, सार्जेंट ने जवाब दिया। सर, मेरा ख्याल है कि मुजरिमों ने फौरी तौर पर किसी होटल में पनाह ली होगी और 23वीं शहरा पर अरबों का एक ही होटल है, अलगरब होटल। 1 सेकंड चीफ ने कर्नल डेविड से मुखातिब होकर कहा और उसी लम्हे एक सिपाही एक आदमी को लिए वहां पहुंच गया। जनाब, इस आदमी ने एक औरत और 2 आदमी को इस गली से निकलकर होटल अलगरब में जाते हुए देखा है, सिपाही ने कहा। ओ, सबकी नजरें उस आदमी पर जम गई। जनाब, मैं दूध सप्लाई करता हूँ। साथ वाली बिल्डिंग से जैसे मैं आ रहा था, मैंने इस गली में से एक औरत और 2 आदमी को तेजी से सड़क पार करके होटल अलगरब में दाखिल होते देखा है, उस आदमी ने जवाब दिया। होटल का मुहासरा कर लो, मुकम्मल मुहासरा, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा और सिपाही तेजी से होटल की तरफ दौड़ते चले गए। मेरे साथ आओ, कर्नल डेविड ने अपने साथियों और सार्जेंट बोथम से मुखातिब होकर कहा। फिर वो तेजी से दौड़ते हुए होटल अलगरब की तरफ बढ़ते चले गए। चंद लम्हों के बाद वो सब होटल अलगरब में दाखिल हो गए। काउंटर पर नाटो बोतलें साफ करने में मसरूफ था। उसने चौंक कर कर्नल डेविड और उसके साथियों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। कर्नल डेविड, चीफ ऑफ GP5। कर्नल डेविड ने आगे बढ़कर अपना तारफ करवाते हुए कहा। जी फरमाइए। नाटो के चेहरे पर बौखलाहट के आसार नुमाया हो गए। 3 मुजरिम अभी अभी इस होटल में दाखिल हुए हैं, वो कहाँ हैं? कर्नल डेविड ने एक झटके से नाटो का गिरबान पकड़ते हुए सर्द लहजे में कहा। मुजरिम? जनाब, मैं तो 4 घंटों से यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ कोई आदमी नहीं आया जनाब, नाटो ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। कुत्ते के बच्चे, झूठ बोल रहे हो, हमारे आदमियों ने इन्हें खुद यहाँ आते हुए देखा है। कर्नल डेविड ने एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर जमाते हुए कहा। जनाब, मैं सच कह रहा हूँ जनाब, नाटो ने जवाब देते हुए कहा। होटल का मालिक कहाँ है? कर्नल डेविड ने इसका गिरबान छोड़ते हुए कहा। जनाब, अपने कमरे में, नाटो ने उसी लम्हे राहदारी के एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और उसी लम्हे राहदारी के दरवाजे की तरफ से एक आदमी बाहर आता हुआ दिखाई दिया। मालिक आगे, नाटो ने दाऊद की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस होटल के मालिक हो? कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में कहा। जी हाँ जनाब, फरमाइए, दाऊद ने बड़े ही नरम लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे होटल में 3 खतरनाक मुजरिम दाखिल हुए हैं, कर्नल डेविड ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मेरे होटल में? क्यों नाटो, कौन आया है? उसने हैरान होते हुए नाटो से मुखातिब होकर पूछा। नहीं जनाब, मैं 4 घंटों से यहाँ मौजूद हूँ, अभी तक कोई होटल में दाखिल नहीं हुआ, नाटो ने जवाब दिया। जनाब, अगर कोई दाखिल होता तो नाटो की नजरों से ओझल ना रहता, वैसे आप पूरे होटल की तलाशी ले सकते हैं, दाऊद ने बड़े ही आजजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। होटल की तलाशी ले लो, एक एक कमरा, गुसलखाना, राहदारियां, छतें, स्टोर, बावर्ची खाना, हर जगह मुकम्मल तौर पर चेक करो, कर्नल डेविड ने सार्जेंट बोथम और दूसरे सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा। और फिर वो सब तेजी से होटल में फैलते चले गए। देखो मिस्टर दाऊद, ये मुजरिम इंतहाई खतरनाक है और उन्होंने अजीम इसराइल को खौफनाक नुकसान पहुंचाया है, इसलिए बेहतर यही है कि अगर ये लोग यहाँ मौजूद हैं तो हमें बता दो। दूसरी सूरत में अगर हमने इन्हें तुम्हारे होटल से बरामद कर लिया तो फिर तुम भी उतने ही मुजरिम गर्दाने जाओगे, कर्नल डेविड ने दाऊद को समझाते हुए कहा। जनाब, आप यकीन करें, मुजरिम यहाँ नहीं आए, वरना हमें क्या जरूरत पड़ी है हम इन्हें पनाह दें, दाऊद ने बड़े ही मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। और उसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ कर्नल डेविड के करीब आया और सब चौंक कर उसे देखने लगे। जनाब, अकबी गली में अभी अभी लॉन्ड्री का एक ट्रक आया है और होटल से मैले कपड़ों के बोरे इसमें लादे जा रहे हैं, मैंने सोचा कि आपको इतला कर दूं शायद, सिपाही ने मोदबाना लहजे में कहा। ओह, उन्हें जरूर चेक होना चाहिए, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। जनाब, ये रोज का मामूल है, वैसे आप बेशक इन्हें चेक कर लें, दाऊद ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में तशवीश की हल्की सी झलकियां तैरने लगी थी। आओ हमारे साथ आओ, कर्नल डेविड ने कहा
और फिर वो दाऊद की रहनुमाई में चलते हुए चंद ही लम्हों में उस कमरे में पहुंच गए जिसका दरवाजा अकबी गली में खुलता था। दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा था जिस पर शहर के मशहूर लॉन्ड्री का नाम बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ था। ट्रक का ड्राइवर दरवाजे के करीब खामोश खड़ा था और कमरे में 10 बड़े बड़े बोरे मौजूद थे। उसके करीब ही होटल के दोनों मुलाजमीन भी मौजूद थे। वो सब खामोश खड़े थे क्योंकि पुलिस ने इन्हें ट्रक में बोरे लादने से मना कर दिया था। ये तमाम बोरे मैले कपड़ों से भरे हुए थे। कर्नल डेविड बड़े ही मशकूक अंदाज में बोरे देखते हुए बोला, इन बोरों में के जरिए तो मुजरिम बड़ी आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इन बोरों को खुलवाओ और तमाम कपड़े बाहर निकलवाओ। कर्नल डेविड ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा, जनाब गुस्ताही माफ, इन तमाम बोरों को खाली करने और दोबारा भरने में 5-6 घंटे लग जाएंगे। इसलिए क्या ये बेहतर ना होगा कि आप एक बोरे को चेक कर लें ताकि आपका इत्मीनान हो जाए और आपका और हमारा वक्त भी जाया ना हो। दाऊद ने बड़े ही मोतबाना लहजे में कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर मैं अपनी मर्जी से बोरों का इंतखाब करूंगा। कर्नल डेविड ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे से साफ जाहिर हो रहा था जैसे उसे यकीन हो गया हो कि मुजरिमीन ही बोरों में है। बिल्कुल जनाब, हमें क्या एतराज हो सकता है, दाऊद ने जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में उलझनों की झलकियां कुछ ज्यादा ही नुमाया हो गई थी। ये दूसरा बोरा खोलो। कर्नल डेविड में हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से एक बोरे की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर वहां मौजूद मुलाजमों ने तेजी से बोरा खोल दिया और उसमें से मैले कपड़े बाहर निकालना शुरू कर दिए। तकरीबन 10 मिनट बाद बोरा खाली हो चुका था। दाऊद बड़े इत्मीनान से खड़ा था जबकि कर्नल डेविड के साथ आए वाले मुसल्ला अफराद पूरा बोरा खोलने में मसरूफ हो गए और आखिर में बोरे को झाड़ दिया गया। अब ये दरवाजे के पास पड़ा हुआ बोरा खोलो। कर्नल डेविड ने इस बार उलझे हुए लहजे में कहा। शायद उसका यकीन मुतजलजल होने लगा था और मुलाजिम अब इस बोरे की तरफ बढ़ने लगे। खैर इस तरह तो हमारा बहुत वक्त जाया होगा। मार्को, कर्नल डेविड ने मुलाजिम को मुहातब होते हुए कहा और करीब खड़े सेकंड चीफ से मुहातब हुआ। यस कर्नल, मार्को ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तेज सुआ ले आओ। हमें इन बोरों पर सुए को मारना चाहिए और मुजरिम इनमें छुपे हुए हैं तो पता चल जाएगा। कर्नल डेविड ने जोशीले लहजे में कहा, जैसे उसने इंतहाई शानदार तरकीब सोची हो। आपकी तजवीज बेहद मुनासिब है, मार्को ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर जनाब इस तरह तो हमारे कपड़े जाया हो जाएंगे और ये कपड़े हमारे ग्राहकों के हैं, हमें काफी ज्यादा हर्जाना अदा करना पड़ेगा। दाऊद ने फौरन इतराज करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हर्जाने का बिल GP5 को भेज देना। तुम सुआ लेकर आओ जल्दी। कर्नल डेविड ने तहमकाना लहजे में कहा। अब दाऊद मजबूर हो गया था। उसने एक मुलाजिम को बावर्ची खाने से बर्फ तोड़ने वाला सुआ लाने के लिए कहा, जो मुलाजिम थोड़ी ही देर में लाकर पेश कर दिया। सार्जेंट बोथम, कर्नल डेविड ने सुआ हाथ में लेते हुए कमरे में मौजूद सार्जेंट बोथम से मुखातिब होकर कहा, ये सुआ लो और इन बोरों में मार कर देखो। कर्नल डेविड ने हुक्म दिया और सार्जेंट बोथम ने तेजी से आगे बढ़कर कर्नल डेविड के हाथ से सुआ ले लिया और फिर वो तेजी से बोरों की तरफ बढ़ता चला गया। उसने एक बोरे के करीब जाकर दरमियान में एक पूरी कुव्वत से सुआ दस्ते तक मारा और फिर बाहर खींच लिया। दाऊद को अपने आप पर काबू पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि अब सफदर और उसके साथियों की निशानदेही यकीनी हो चुकी थी। मौत इसकी नजरों के सामने नाच रही थी। उधर सार्जेंट बोथम तेजी से बोरों के ऊपर से सुए पर सुए मार रहा था और फिर उसने मुतमईन होकर दूसरे बोरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कर्नल डेविड के चेहरे पर ऐसा इश्तियाक था जैसे किसी भी लम्हे उसे इंसानी चीख सुनाई देगी, मगर दूसरे बोरे पर भी सुए मारने के बावजूद भी कुछ ना हुआ और सार्जेंट बोथम इस तरह तीसरे बोरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में एक अजीब सी पुरस्कार सी खामोशी तारी थी। सार्जेंट बोथम के हाथ तेजी से काम करने में मसरूफ थे। फिर कमरे में सिवाय 3 बोरों के अलावा और कुछ बाकी न रह गया जिन पर सुआ आजमाया गया था। अब दाऊद को यकीन हो गया कि सफ्तर उसके तीनों साथी इन्हीं तीनों बोरों में हैं। जब बोथम ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से बोरे में सुआ मारा तो दाऊद ने सांस रोक लिया, मगर दूसरे ही लम्हे जब कोई चीख सुनाई ना दी तो उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। सार्जेंट बोथम ने उस बोरे पर चारों तरफ से सुआबाजी की और फिर दूसरे बोरे की तरफ बढ़ गया। यहाँ भी सुआबाजी का कोई नतीजा न निकला। अब सिर्फ एक बोरा बाकी रह गया था और सार्जेंट बोथम ने एक तवील सांस लेकर इस पर भी सुआ आजमाया, मगर कुछ ना हुआ और फिर वो एक तवील सांस लेकर सीधा हो गया। जनाब इन बोरों में कुछ नहीं है, वरना चीख जरूर बुलंद होती। सार्जेंट बोथम ने कहा, हाँ वाकई हमने वक्त जाया किया है।
अगर हम मुजरम चीखते ना तो कम से कम सूर्य पर खून तो जरूर लगा होता। कर्नल डेविड ने बुझे बुझे लहजे में कहा, जनाब आप हमें कोई चेक पास दे दें ताकि ट्रक को रास्ते में ना रोका जाए, क्योंकि पहले ही काफी वक्त जाया हो चुका है। दाऊद ने कहा, हाँ ठीक है। कर्नल डेविड ने जेब से एक सुर्ख रंग का कार्ड निकाला और उस पर चेक के अल्फाज लिखकर अपने दस्तखत कर दिए। जनाब हमने पूरा होटल छान मारा है, कोई मशकूक मौजूद नहीं है। उसी लम्हे तलाशी लेने वालों के इंचार्ज ने मोदबाना लहजे में कहा, अच्छा मिस्टर दाऊद, तकलीफ देने के लिए माजरत, हमें गलत रिपोर्ट मिली थी। बहरहाल मैं अपने वादे पर कायम हूँ, आप कपड़ों के हरजाने का बिल हमें भिजवा दें। कर्नल डेविड ने बुझे हुए लहजे में कहा और अकबी दरवाजे से बाहर निकल आया। उसके साथी भी एक एक करके बाहर चले आए। अब कमरे में दाऊद और उसके बाकी दो मुलाजिम साथी रह गए थे, जबकि लॉन्ड्री का ड्राइवर अभी तक बाहर खड़ा था। दाऊद के चेहरे पर शदीद हैरत के तासरात थे। उसने अपने पास खड़े हुए मुलाजिम से कहा, ये सब कैसे हुआ? जनाब मैंने पुलिस के आने से पहले ही मेहमानों को निकाल दिया था, वो इस तहखाने में मौजूद है। मुझे यकीन था कि पुलिस इन बोरों को जरूर चेक करेगी। मुलाजिम रागोल ने सबगोशियाना लहजे में कहा। उसकी आंखें जहानत से चमक रही थीं। वेरी गुड, तुमने कमाल अक्लमंदी से काम लिया है, वरना मैं तो बुरी तरह परेशान हो गया था। ठीक है, अब इन्हें बोरों में दोबारा डालो, 0 पॉइंट पर पहुंचा दो। दाऊद ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और आंसुआ दोबारा रागोल की तरफ बढ़ा दिया। जनाब मिस्टर ड्राइवर, तुम यहाँ खड़े खड़े थक गए होगे। पुलिस वालों ने हाथ में परेशान कर दिया। जब तक ये बोरे भर जाएं तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काफी पिलवाता हूँ। दाऊद ने बाहर खड़े ड्राइवर से मुहातिब होकर कहा, ओह जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। काफी का सुनकर ड्राइवर की आंखें चमकने लगी और कमरे में आ गया। दाऊद उसे अपने हमरा लिए वापस हाल में आ गया। नाटो इन्हें काफी का प्याला दो और सुनो, अच्छी सी बनाकर देना। दाऊद ने काउंटर पर मौजूद नाटो से मुस्कुराते हुए कहा और नाटो ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। ड्राइवर उछलकर स्टूल पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नाटो ने काफी का बड़ा सा प्याला ड्राइवर के सामने रख दिया और वो उसे मजे लेकर पीने लगा। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था कि इतने बड़े होटल का मालिक उसे मुफ्त में कॉफी पिला रहा था, और वो ऐसा शानदार मौका भला कैसे गंवा सकता था। फिर जैसे ही ड्राइवर ने प्याला खाली किया तो नाटो ने एक बार फिर प्याला भर दिया। दिल खोल कर पियो दोस्त, हमारा मालिक कभी कभी ही मूड में आता है, नाटो ने मुस्कुराते हुए कहा और ड्राइवर की खुशी से बातें खिल उठी। ओह बहुत बहुत शुक्रिया, आज सुबह का आगाज तो बड़े ही दिलकश अंदाज में हो रहा है, ड्राइवर ने हंसते हुए कहा और नाटो भी हंस दिया। थोड़ी देर के बाद जब ड्राइवर ने दूसरा प्याला खत्म किया तो उसी लम्हे रागोल कमरे में दाखिल हुआ। आइए जनाब, हमने पूरे के पूरे ट्रक में बोरे लाद दिए हैं, उसने ड्राइवर से मुहातिब होकर कहा और ड्राइवर उठ खड़ा हुआ। फिर उसने नाटो का शुक्रिया अदा किया और रागोल के साथ बढ़ गया। चंद ही लम्हों के बाद ड्राइवर रागोल के साथ अगली गली में पहुंच गया। उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि रागोल इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया। जब वो बड़ी शाहराह पर पहुंचे तो उन्हें हर तरफ पुलिस और GP5 के आदमी नजर आए। हर सवारी को जगह जगह रोककर चेक किया जा रहा था। इनके ट्रक को भी रोका गया, मगर कर्नल डेविड के चेक्ड पास को देखकर वो इसे आगे बढ़ने का इशारा कर देते। मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरने के बाद जैसे ही ट्रक एक मजाफाती कॉलोनी के दरमियान से गुजरने लगा, अचानक रागोल ने ड्राइवर से मुहातिब होकर कहा, यार मेरा एक काम करोगे? सामने वाली कोठी में मेरा एक दोस्त रहता है, उससे चंद जरूरी बातें करनी है। तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रक अंदर ले चलो, मैं इससे जरूरी बात कर लूं, फिर चलेंगे। रागोल ने जेब से एक छोटा सा नोट निकालकर ड्राइवर के सामने लहराते हुए कहा, ओ इसकी क्या जरूरत थी, बहरहाल मुझे क्या एतराज हो सकता है। ड्राइवर ने नोट झपटते हुए कहा और उसने बड़ी ही तेजी से अपना ट्रक साथ वाली मसाफाती कोठी के गेट की तरफ मोड़ दिया। गेट खुला हुआ था, वो ट्रक को सीधा अंदर लेता चला गया। यहाँ पोर्च में 2 आदमी मौजूद थे जिन्होंने सादा सा लिबास पहना हुआ था। मिस्टर रॉबर्ट अंदर हैं? रागोल ने नीचे उतरते ही एक आदमी से मुहातिब होकर कहा और साथ ही उसे महसूस अंदाज में आंख मार दी। जी हाँ, वो अंदर हैं, आप चले जाइए। जवाब में उसने भी आंख मार दी। आओ यार, तुम भी साथ आ जाओ, यहाँ अकेले बैठकर क्या मक्खियां मारोगे? रागोल ने बड़े ही बेतकल्फाना लहजे में ड्राइवर से कहा और ड्राइवर हंसता हुआ ट्रक से नीचे उतर आया। रागोल उसे लिए हुए भी कोठी के अंदर दाखिल हो गया। एक कमरे में एक नौजवान कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था और रागोल को देखते ही उठ खड़ा हुआ। ओ रागोल, इस वक्त कैसे अटके? नौजवान ने बड़े ही बेतकल्फाना अंदाज में रागोल से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर रॉबर्ट मेरे दोस्त, और ये जीप लॉन्ड्री के मिस्टर। रागोल ने ड्राइवर की तारीफ कराते हुए कहा, बोलियो आगम। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा और फिर रस्मी फिक्रों के बाद रॉबर्ट ने बैठने के लिए कहा।
नहीं, हमें बहुत जल्दी है। मैं सिर्फ इसलिए आया था तब तक तुम्हें ये बता सकूं कि मारिया ने साथ देने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि रॉबर्ट से खुद बात करेगी। राघोल ने कहा, ओह अच्छा ठीक है, मगर इतनी बात तो तुम टेलीफोन पर भी कर सकते थे, रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने होटल से कई बार तुम्हारा नंबर मिलाया मगर हर बार अंगेज ही मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि रास्ते में खुद ही तुम्हें बता दूंगा, वरना तुम इंतजार करते रहोगे, राघोल ने जवाब दिया। ओ हाँ, मैं जरा मसरूफ था। अच्छा बैठो, मैं कुछ पीने के लिए मंगवाता हूँ, रॉबर्ट ने जवाब दिया। अरे नहीं, हमें जल्दी है, पहले ही काफी देर हो गई है। अब इजाजत, बाय बाय, राघोल ने कहा। फिर वो ड्राइवर को भी साथ लेकर दोनों बाहर आ गए। चंद लम्हों के बाद ट्रक वापस कोठी से निकलकर सड़क पर आ गया। अब राघोल के चेहरे पर इत्मीनान के गहरे तासरात छाए हुए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि मेहमान बाहिफाजत कोठी में उतार दिए गए हैं और वो मुकम्मल तौर पर महफूज थे। नया पैराग्राफ। कर्नल डेविड पर एक बार फिर वहशत का दौरा पड़ा हुआ था। उसके बाल परेशान थे, आंखों में वहशत थी और वो बार बार दोनों दांतों से अपने होंठ यूं काटता था जैसे उन्हें काट कर खा जाएगा। इस वक्त वो अपने महसूस कमरे में था। सारे शहर में मुजरिमों की तलाश बड़े भरपूर अंदाज में की जा रही थी, मगर अभी तक कहीं से कोई भी उम्मीद अफजा रिपोर्ट नहीं मिली थी। मुजरिम गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो गए थे। अचानक कर्नल डेविड को एक ख्याल आया। वो बुरी तरह उछल पड़ा। वो तेजी से मेज की तरफ बढ़ा, उसने मेज की दराज खोलकर एक ट्रांसमीटर निकाला और उस पर फ्रीक्वेंसी सेट करके बटन ऑन कर दिया। हेलो रॉकी एयरपोर्ट, ओवर। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी, कर्नल डेविड ऑफ GP5। हेलीकॉप्टर मुजरिमों को लेकर पहुंच गया है, ओवर, कर्नल डेविड ने पूछा। नहीं जनाब, हम लोग भी काफी देर से इसका इंतजार कर रहे हैं। आधा घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए था, ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओह, क्या हेलीकॉप्टर के पायलट ने राब्ता कायम नहीं किया, ओवर। कर्नल डेविड के चेहरे पर जैसे बोनचाल सा आ गया। नहीं जनाब, हमने खुद कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, ओवर। कर्नल डेविड ने ये बात सुनते ही एक झटके से बटन ऑफ कर दिया और फिर कर्नल डेविड का हाथ तेजी से टेलीफोन की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो रिसीवर उठाता, टेलीफोन की घंटी तेजी से बज उठी। कर्नल डेविड ने फौरन एक झटके से रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने सर्द लहजे में कहा। जनाब, मैं GP5 के नंबर 13 बोल रहा हूँ। बारखेतु में एक हेलीकॉप्टर मौजूद है जिसके करीब ही उसका पायलट बेहोश पड़ा है, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा। ओ, हेलीकॉप्टर को क्या हुआ, कर्नल डेविड ने गुस्से से चीखते हुए कहा। इस हेलीकॉप्टर का नंबर क्या है? जनाब, वो तो मैंने देखा ही नहीं। अभी मुझे एक किसान ने इतला दी थी तो मैं दस्ता लेकर यहाँ पहुंचा हूँ और अब आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, दूसरी तरफ से घबराए हुए लहजे में कहा गया। और कर्नल डेविड ने पूरी कुव्वत से रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया और खुद कुर्सी पर निडाल होकर गिर गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी जवारी ने अपनी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी भी जुए में हार दी हो। वो चंद लम्हे कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा सोचता रहा, फिर उसने आंखें खोली और तेजी से टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं, ये मुजरिम हमारे काबू में नहीं आ सकते। हमारे लिए ये नाकाबिले तस्खीर मुजरिम बन चुके हैं। नंबर डायल करने के साथ ही वो बड़बड़ा रहा था। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक भराई हुई आवाज सुनाई दी, रेड आर्मी। कर्नल डेविड स्पीकिंग। कौन बोल रहा है? कर्नल डेविड ने थके थके लहजे में कहा। ओह कर्नल डेविड, क्या बात है, आप बेहद परेशान मालूम हो रहे हैं। मैं कर्नल हैमरिज हूँ, आपने मेरी आवाज ही नहीं पहचानी, दूसरी तरफ से तशवीश अमेज लहजे में कहा। कर्नल हैमरिज, प्लीज फौरन मेरे पास आओ, एक लम्हा भी जाया किए बगैर, कर्नल डेविड ने कहा और उसने एक और झटके से रिसीवर रख दिया। कर्नल हैमरिज इसराइल की इंतहाई खुफिया तंजीम रेड आर्मी का सरबराह था। इसकी तंजीम सिर्फ मुल्क के सदर के सामने जवाब देती और उसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब किसी मसले के हल की कोई सूरत नजर न आ रही हो। रेड आर्मी इंतहाई मुनज़्ज़म तंजीम थी, उसके वसाइल बेपनाह थे। रेड आर्मी सिर्फ 10 अफराद पर मुश्तमिल थी, मगर ये 10 आदमी पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा ज़हीन, चालाक, अय्यार, बहादुर, दिलेर, बेजिगरे और सफाक समझे जाते थे और आज तक कोई ऐसा काम ना था जिसे उन्होंने हल ना किया हो। इसलिए अब कर्नल डेविड ने आखिरी चाराकार के तौर पर इन्हें आगे ले जाने का फैसला किया था। गो ये एक तरह से GP5 की शिकस्त थी और कर्नल डेविड की कारकर्दगी पर एक जबरदस्त थप्पड़ था। मगर मुजरिमों ने जिस अंदाज में GP5 जैसी तंजीम को पेदर पे शिकस्तें दी थी, उस पर कर्नल डेविड मजबूर हो गया था कि वो रेड आर्मी को साथ मिला ले। उसे यकीन था कि जो काम 10,000 अफराद पर मुश्तमिल GP5 अब तक सरंजाम नहीं दे सकी, वो रेड आर्मी के 10 अफराद यकीनन पूरा कर लेंगे।